Hello students, this is Dr. Anju Beniwal from Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम लोग BA थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट से हर्बर्ट स्पेंसर की जो कॉन्सेप्ट है सोशल इवोल्यूशन का, सामाजिक उद्विकास का, उसको पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में स्पेंसर का उद्विकासीय सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। उनसे पहले डार्विन ने प्राणीशास्त्र में उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनके सिद्धांत का प्रभाव सभी विषय के विद्वानों पर पड़ा और विभिन्न विद्वानों ने इस अवधारणा का अपने अध्ययनों में प्रयोग किया। समाजशास्त्र में स्पेंसर द्वारा इस अवधारणा का प्रयोग किया जाकर इस विषय को प्राणीशास्त्रीय अध्ययनों के समरूप लाया गया, यानी कि जो नेचुरल साइंसेस थी, जो प्राकृतिक विज्ञान थे, उसके समकक्ष लाने का प्रयास किया गया। अब अगर हम बात करें कि हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत क्या था, तो डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कहा था कि प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु सरल होती है, धीरे धीरे उसके विभिन्न अंग स्पष्ट और अलग हो जाते हैं और उनका स्वरूप निश्चित हो जाता है। अगर एक उदाहरण लें तो प्रारंभ में एक बीज जो होता है, जिसे हम मिट्टी में डालते हैं, सीड, वो बहुत ही सरल होता है और उसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, फल, फूल आदि अलग अलग नहीं होते और उनमें अभिन्न समानता होती है, किंतु धीरे धीरे वे अंग स्पष्ट होते जाते हैं और उनमें भिन्नता उत्पन्न होती है। प्रत्येक अंग का अलग अलग काम बढ़ जाता है। जैसे कि एक जीव की अगर बात करें, हम एक मानव शरीर की बात करें, तो सबसे पहले इसका प्रारंभ एक सेल से होता है, एक कोशिका से होता है, किंतु धीरे धीरे इसी कोशिका से हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, पेट आदि अलग अलग ऑर्गन्स बन जाते हैं और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक कार्य होता है। जैसे आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, लेकिन अलग अलग कार्य होने के बाद भी कोई अंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होता, उनमें संबंध बने रहते हैं। उद्विकास की ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में प्राणी में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाना स्वाभाविक है। तो स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन की कृति जो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 के विचारों को एक प्रकार से मानव समाज के विकास में रूपांतरित किया। उन्होंने इसे मानव समाज के विकास के साथ जोड़ा कि जिस प्रकार से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से समाज का सरल से जटिल अवस्था में विकास होता है। स्पेंसर की मान्यता थी कि मानव समाज के अध्ययन, वर्णन और व्याख्या के लिए आधारभूत अवधारणा विकास है, ये डेवलपमेंट है और विकास की अवधारणा एक मौलिक प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जिसके अंदर की विकास ना हो, जिसके अनुसार प्रकृति के विभिन्न तत्व जो हैं वो सरल से जटिल अवस्था में रूपांतरित होते रहते हैं। स्पेंसर ने समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्रयुक्त करते हुए अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो उनकी किताब थी फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उसमें बताया कि उद्विकास किसी तत्व का समन्वय और उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान वह तत्व एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। यानी पहले जब इनिशियल में सेल फॉर्म के अंदर ह्यूमन बीइंग होता है तो उसमें सिमिलैरिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे वेरियस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, विभिन्न अंगों का विकास होता है, वैसे वैसे उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उन्होंने बताया कि मानव समाज को जीवित व निरंतर वृद्धि होने वाले जीव के रूप में मानकर धीरे धीरे जटिल रूप में विकास होना माना है। आपने लिखा कि जब मानव समाज जटिल अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें संसाधनों के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का विकास हो जाता है। इनिशियल के अंदर कंपटीशन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मानव पहले सरल अवस्था में था तो उसकी आवश्यकताएं कम थी, पॉपुलेशन कम थी, लेकिन जैसे जैसे मानव समाज जटिल अवस्था में आया, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताओं के साथ में भिन्नताएं बढ़ी
और जब आवश्यकताएं और भिन्नताएं बढ़ी तो कंपटीशन बढ़ा संसाधनों के प्रति, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उन रिसोर्सेज का उपयोग करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो जब मांग और पूर्ति का कॉन्सेप्ट जो होता है, आपने सुना होगा कि अगर पूर्ति प्रॉपर नहीं हो रही है मांग के कंपैरिजन के अंदर, तो उस कंडीशन में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। मांग बढ़ रही थी और पूर्ति नहीं हो पा रही थी। प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से है। इसी आधार पर स्पेंसर ने कहा कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह पदार्थ और शक्ति के जोड़ से बना है। पदार्थ और शक्ति एक दूसरे पर आधारित हैं। शक्ति सदैव गतिमान रहती है और उसका कभी अंत नहीं होता। इसी प्रकार पदार्थ का भी अंत नहीं होता, केवल स्वरूप बदल जाता है। जैसे कोयले को जलाएंगे तो उसका रूप बदल जाता है और राख बन जाती है। इसी प्रकार से संसार के अनेक पदार्थ बने और उनमें परिवर्तन होता चला गया। यदि हम संक्षेप में देखें तो पदार्थ प्रारंभ में एक सार स्वरूपहीन ढेर मात्र है। इनिशियल में पदार्थ जो है वो एक ढेर जैसा है, किंतु ये ढेर शक्तिमान था, इसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी थी और उसमें गति भी थी, जिसके कारण समय बीतने के साथ धीरे धीरे पदार्थ का स्वरूप बदलता गया और उसके विभिन्न अंग स्पष्ट और अलग रूप में प्रकट होते गए। इनिशियल में जब वो पदार्थ एक बीज के रूप में हम मान लेते हैं, जब वो ज़मीन के नीचे दबा हुआ था, उस बीज के अंदर शक्ति थी और गति भी थी। समय के साथ जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस मिली, उसे पानी मिला, उसे हवा मिली, उसे अंदर से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिले, बहुत सारे मिनरल्स मिले, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ और उसके विभिन्न अंग जो थे, जड़, तना, पत्ती, ये सब जो है अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। लेकिन फिर भी इसके जितने भी अंग थे, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इन सब में आपस में अंतर्निर्भरता बनी रही, अलग अलग होने के बाद भी। इसी प्रक्रिया से सितारे और नक्षत्र बने, भौतिक दुनिया के विभिन्न अंग स्पष्ट हुए, उनके कार्यों का विभाजन हुआ। जैसे पानी और मिट्टी ने भौतिक जगत में हरियाली उत्पन्न की, इसी भांति दृश्य जगत की बहुत सी वस्तुएं पैदा हुई और नष्ट हुई। इसी नियम के आधार पर स्पेंसर ने प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के नियम को समाज पर लागू किया और नियम अनुसार समाजशास्त्रीय उद्विकास से उसका संबंध बताया कि किस प्रकार से हम जैविक जगत में होने वाली जो प्रक्रिया है उसको सामाजिक विकास के साथ में जोड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु सरल होती है और उसके विभिन्न अंग इस प्रकार से घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता या उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं बताया जा सकता। ये वाली जो स्थिति होती है वो अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति होती है। धीरे धीरे उस वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्टता और निश्चितता ग्रहण कर लेते हैं। उस समय तक पहले तो अनिश्चित होता है, कोई भी ऑर्गन जो है वो डेफिनेट नहीं है, असंबद्ध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी नहीं है। लेकिन जब उसके अलग अलग अंग बन जाते हैं, स्पष्टता ले लेते हैं, जैसे हाथ, नाक, मुंह अलग अलग जब बन गए, इनिशियल के अंदर वो एक सेल है, एक मांस का पिंड है, लेकिन उस मांस के पिंड से उस समय कोई भी ऑर्गन जो है वो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चितता की स्थिति है। कोई ऑर्गन किसी से संबंधित नहीं है, सब एक दूसरे से घुले मिले हैं, असंबद्ध है। लेकिन जैसे ही उससे ऑर्गन्स डेवलप हो गए, हाथ, नाक, आँख, मुंह, एक शेप लेना शुरू किया ऑर्गन्स ने, तो उनके अंदर स्पष्टता आ गई और निश्चितता आ गई। तो ये वाली जो स्थिति थी वो निश्चित संबद्ध भिन्नता की है, यानी समानता नहीं है, उनके अंदर हर ऑर्गन अलग अलग है, निश्चित है, डेफिनेट रूप से बना हुआ है, संबद्ध है, अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मानव समाज का सरल से जटिल, न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता, न्यून समरूपता से अधिकतम विभिन्नता की ओर
विकास प्राकृतिक नियमों एवं उद्विकास सिद्धांत के अनुसार होता है। प्राणीशास्त्रीय उद्विकास का यही नियम समाज पर भी लागू होता है, इसीलिए हमने इसका नाम सामाजिक उद्विकास रखा। इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन जो था उसके अंदर हमने सिर्फ प्राणीशास्त्रीय इवोल्यूशन की बात की, लेकिन जब उस प्राणीशास्त्रीय इवोल्यूशन को हमने समाज के साथ जोड़ दिया, उसको समाज के साथ जोड़ते हुए ये बताया कि जिस प्रकार का इवोल्यूशन एक प्राणी के अंदर होता है वैसा ही इवोल्यूशन समाज में भी होता है, तो उस कंसेप्ट को नाम दे दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास। प्रारंभ में समाज जो है वो बहुत सरल था, उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले थे कि उन्हें अलग करना संभव नहीं था। जैसे एक ही परिवार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कार्यों को करता था, इसी प्रकार लोगों के कार्य, व्यवसाय और विचार लगभग एक समान थे। इस स्तर पर कुछ भी निश्चित नहीं था और ना निश्चित जीवन था, ना निश्चित सामाजिक संगठन था, ना निश्चित संस्कृति थी। यह प्रारंभिक अवस्था अनिश्चित, असंबद्ध समानता की स्थिति थी। धीरे धीरे लोगों के अनुभवों, विचारों और ज्ञान का विकास होता गया और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न अंग प्रकट होते गए। परिवार, राज्य, धार्मिक संस्था, गांव, नगर आदि ने स्पष्टता और निश्चितता प्राप्त कर ली। ये वाली स्थिति निश्चित संबद्ध भिन्नता की थी। जीवित वस्तुओं के विभिन्न अंग स्पष्ट और अलग अलग होने के साथ साथ अपने अपने विशेष प्रकार के कार्य करने लगते हैं। जैसे कि हाथ अपना कार्य करता है, पैर चलने का काम करता है, मुंह खाने का काम करते हैं, आँख देखने का काम करती है, और यही नियम समाज पर भी लागू होता है। विकास के दौरान समाज के विभिन्न भाग ज्यों के त्यों स्पष्ट रूप लेते जाते हैं और अपने अपने विशेष प्रकार के कार्य करने लगते हैं। समाज के विभिन्न अंगों के बीच श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है। परिवार का विशेष कार्य होता है, शिक्षा अन्य प्रकार का कार्य करती है, राज्य जो है वो अन्य प्रकार का कार्य करता है। तो सभी संस्थाओं के अपने अपने कार्य डिसाइड हो जाते हैं। जीव के विभिन्न अंग विकसित और स्पष्ट होने पर यदि अपने अपने कार्य करने लगते हैं, किंतु फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें संबंध बना रहता है, वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, उनमें अंतर निर्भरता होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। इसलिए एक अंग के खराब होने पर दूसरे अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यही चीज़ हम समाज पर भी लागू करते हैं। समाज में भी यही होता है कि समाज जो है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। समाज में भी अब सभी अंग जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंतर्निर्भरता बनी रहती है, कुछ न कुछ अंतर संबंध होता है। जैसे परिवार राज्य से संबंधित है, उस पर निर्भर भी है, और राज्य भी परिवारों से संबंधित और उन पे निर्भर भी है। परिवार नहीं होगा तो राज्य नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा तो परिवार नहीं होंगे। तो इस प्रकार से समाज के अंदर विभिन्न संस्थाएं होती हैं और विभिन्न संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। अगर परिवार में किसी प्रकार का द्वेष भाव होता है, परिवार में किसी प्रकार का बिखराव होता है, तो उसका असर समाज पर भी देखने को मिलता है, उसका असर शिक्षा पर भी देखने को मिलता है, उसका असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। तो सभी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरी चीज़ ये कि उद्विकास की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। प्राणी के शरीर में कब और कौन सा परिवर्तन हुआ इसे हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि प्रति क्षण उसमें विकास हो रहा है। बहुत कुछ यही बात समाज पर भी लागू होती है। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जिस तरह एक छोटा सा जीव वर्षों से पूर्ण व्यक्ति का रूप धारण करता है, उसी तरह एक संपूर्ण समाज का निर्माण दीर्घ अवधि में धीरे धीरे होता है। जैसे हम बच्चे से जवान होने के अंदर काफ़ी साल लगते हैं, जवान से वृद्ध होने में काफ़ी साल लगते हैं, उसी प्रकार से एक समाज को विकसित होने में भी काफ़ी साल लगते हैं। एकदम से कोई समाज जो है वो विकसित नहीं होता।
धीरे धीरे उसका विकास होता है। उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से गुजरती है, कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे एक बीज वृक्ष के रूप में विकसित होने से पहले अनेक स्तरों से गुजरता है। एक बच्चा जन्म के बाद बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि स्तरों से गुजरता है। समाज भी अपने सरल रूप के स्तर से अनेक स्तर पार करते हुए जटिल रूप धारण करता है। सामाजिक जीवन के आर्थिक विकास क्रम में पहले शिकारी अवस्था आई, फिर पशुपालन अवस्था आई, फिर कृषि अवस्था आई, फिर हथकरघा अवस्था आई और वर्तमान में औद्योगिक अवस्था आई। तो हम देखते हैं कि समाज का विकास भी विभिन्न स्तरों से होकर हुआ है। शिकारी अवस्था से औद्योगिक अवस्था तक ये विकास का क्रम देखा जा सकता है। इस प्रकार समाज का उद्विकास का परिणाम है। हम कह सकते हैं कि समाज किसका परिणाम है? उद्विकास का परिणाम है। इसकी किसी विशेष समय में उत्पत्ति नहीं हुई है। उद्विकास की एक लंबी प्रक्रिया में समाज में एकता और विविधता के दोनों ही तत्व विकसित होते रहे हैं और इन दोनों तत्वों की क्रियाशीलता के कारण ही समाज का अस्तित्व संभव है। इसलिए समाज को समन्वय और भिन्नता का एक गतिशील संतुलन कहा जाता है। स्पेंसर ने प्राकृतिक पर्यावरण के नियम को मानव समाज पर भी लागू किया और ये निष्कर्ष निकाला कि अस्तित्व के लिए संघर्ष मनुष्य तथा जीवित प्राणी के बीच तथा स्वयं मनुष्य तथा मनुष्य के बीच निरंतर होता रहता है और इस संघर्ष में केवल सबसे उपयुक्त प्राणी ही जीवित रहते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो जीवित रहेगा और जो फिट नहीं होगा वो जीवित नहीं रहेगा। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम बात करते हैं कि कोरोना से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जीवित भी बच रहे हैं, कुछ जो हैं वो जीवित नहीं बच पा रहे हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला लॉ यहाँ भी लागू होता है कि जो व्यक्ति फिट हैं वो रिकवर कर रहे हैं, यानी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो रिकवर कर रहे हैं, और जो फिट नहीं हैं वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में निरंतर संघर्ष चलता है और उस संघर्ष में वही प्राणी जीवित रहते हैं जो कि फिट होते हैं। जीवित प्राणियों की अलग अलग जातियाँ होती हैं। एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव का आहार होता है। इस प्रकार से प्राकृतिक नियम के अनुसार केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जिन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने की शक्ति होती है। इसके अलावा प्रकृति ये मांग करती है कि प्रत्येक जीव अपना अनुकूलन प्रकृति के साथ करे, अडैप्टेशन। जैसी प्रकृति है, जैसा पर्यावरण है, उसके साथ अडैप्टेशन करना ज़रूरी है। जो प्राणी अपने कुछ दोषों के कारण प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन नहीं कर पाते, प्रकृति उन्हें समाप्त करने के लिए चुन लेती है। यानी अगर कोई सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो वो अभी का जो नेचुरल क्लाइमेट है, अभी तक जो उसका बीमारी का जो नेचर है, उससे अडेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को, तो उस कंडीशन में प्रकृति जो होती है उसे समाप्त करने के लिए चुन लेती है। अर्थात प्राकृतिक नियम के अनुसार उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकास के नियम को मानव समाज पर लागू किया। ये जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत की कुछ प्रमुख मान्यताएं थी जो कि मैंने अभी आपको स्पष्ट की। अगर हम इनसे कुछ वर्ड्स में देखें तो पहली की विकास की सभी प्रक्रियाएं समान होती हैं। जितनी भी डेवलपमेंट की प्रोसेसेस होती हैं सब समान होती हैं। विकास की प्रक्रियाएं भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। भौतिक पदार्थ के अंदर भी विकास होता है और विकास की प्रक्रिया में रूपांतरण और परिवर्तन का अपना क्रम होता है, एक सीरियली अरेंज होता है सरल से जटिल अवस्था की तरफ। विकास के क्रम के अनुसार अंत में वे नष्ट हो जाती हैं और प्रकृति में लीन हो जाती है। कोई भी वस्तु होगी अपने अंतिम लक्ष्य जो होता है उसका अंत होना होता है और वापस से प्रकृति के अंदर लीन होना होता है। विकास सदैव सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। विकास में अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। इनिशियल के अंदर जब वो एक मांस का पिंड होता है तो सब चीज़ें अनिश्चित होती हैं। उसके बाद उसमें जब सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं तो वो निश्चित हो जाता है। तो विकास हमेशा अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। सामाजिक व्यवस्था आंतरिक विभेदीकरण
और एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करती है। जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ में अडेप्टेशन करती है। और समाजों का उद्विकासीय क्रम जो है वो सरल एवं समानता वाले समाजों की स्थिति से जटिल और विषमता वाले औद्योगिक समाजों की दिशा में होता है। पहले जो शिकारी अवस्था वाले समाज थे वहाँ सरल थे और समानता पाई जाती थी लोगों में, लेकिन आज के जो हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करें तो वो जटिल हैं और उनमें विषमता पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पेंसर ने डार्विन का जो उद्विकासीय सिद्धांत था उसको मानव समाज पर लागू किया और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत जिया, जो कि अपने आप में एक बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि थी उनके लिए।